Hello everyone, so welcome to our channel and this is our third video. So आज हम जो है आज इस वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये दो टॉपिक्स जो हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट देखी थी। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ अगर तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो याद होगा कि Q1, Q2 और Q3 तीन चार्जेस थे। मेरे को जो है अगर इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना था तो कितना था कि जितना इस पे ये लगा रहा है जितना ही इस पे लगा रहा है, यानी कि फोर्स ऑन टू इक्वल्स टू में कितना नेट फोर्स, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 3, ये था। नेक्स्ट हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमने देखी थी। कितनी आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू में 1/4πε0 इनटू में Q अपॉन में R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मेन फॉर्मूला था हमारा जो हमने डिराइव करा था। और मैंने कहा था कि एक प्राइमरी फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू में फोर्स अपॉन में Q0। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव करा था। ठीक है, ये हो गया था। ये हमने जो है अपनी लास्ट वीडियो में देखा था और जो है मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, उसका आंसर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। और जो है अगर आपका आंसर आ गया है तो वेरी गुड, और नहीं भी आया है, कोई दिक्कत आ रही है, बीच में कहीं अटक गए हो या कहीं पे भी कुछ नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, वो आप नीचे लिख सकते हो, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो है नया टॉपिक शुरू करते हैं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो चार्ज क्या होता है पता है, और डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश में नॉर्मल मीनिंग में पूछो होगा तो वो भी आपको पता होगा। तो जब भी कोई हम कहते हैं ना अ चार्ज्ड बॉडी, यानी कि एक चार्ज बॉडी है, मान लो कि एक ही मेरी बॉडी है, इस पे जो है चार्ज है, तो इस पे चार्ज होता किस तरह से है वो मैं बताता हूँ। मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो इस पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा पूरी बॉडी पे। तो कैसे होगा, ऐसे होगा, या ऐसे होगा। कौन सा लगता है आपको, कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। इसी को हम कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, और कुछ नहीं होता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसी को कहते हैं कि हमारा चार्ज जो है किसी एक पॉइंट पे आके इकट्ठा कभी नहीं होता है, कभी भी इस तरह कलेक्शन ऑफ चार्ज किसी एक ही पॉइंट पे नहीं होता है। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी बॉडी पे ओवर एनी बॉडी इज इक्वली एंड यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको हम। ठीक है, ये होता है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस क्या होता है ये हम जो है आगे देखेंगे। बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है तीन टाइप्स से होता है, तीन तरीके से, वॉल्यूम, सरफेस एंड द लीनियर। इन तीन तरीके से जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इन तीनों को मिला के जो है जो बनता है वो होता है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी एक की बात करोगे तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी बात करोगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी बात करोगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तीनों को एक साथ बोलना है तो क्या बोलोगे, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये होता है। तो अब पूरे को पढ़ने के लिए एक एक को पढ़ना हमें जरूर पड़ेगा। ठीक है, समझ तीनों को एक साथ सकते हैं, होता क्या है, लेकिन एक एक को समझना पड़ेगा सबको एक साथ समझने के लिए। वाह, ठीक है। तो पहला वॉल्यूम,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हो ज़रा देखो। इसके लिए क्या करना होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है 3D सरफेसेस पे होता है, इस बात का ध्यान रखना। 3D चीज़ों पे ही, 3D ऑब्जेक्ट्स पे ही वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिस तरह से मान लो कि मैंने कहा कि मेरे पास ये एक कैलकुलेटर है, ठीक है, और ये जो है चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि उसके यहाँ पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है, मैं अगर कहूँ कि ये पॉइंट यहाँ, ये कैलकुलेटर यहाँ हवा में है, तो कैसे इसको डिफाइन करना पड़ेगा, इसको x, y और z तीनों एक्सिस के बेसिस पे जो है मैं इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूँ, तभी मैं ऐसे डिफाइन कर पाऊंगा कि हाँ ये इस पोजीशन पे है। तो एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो मैंने आपको एक्स वाई जेड वाली टर्म्स बताई, ये आप मैथ्स में जब पढ़ोगे तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। और आगे जब अगर आप बीटेक लोगे तो वहाँ पे फिज़िक्स में भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी वहाँ नहीं पहुँचते हैं, यहीं पे आते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है देखो। तो मैंने कहा कि कोई 3D ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मैंने क्या करा, एक यहाँ पे क्यूब ले लिया, ठीक है। ये जो है इस पे चारों तरफ क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस क्यूब से एक पॉइंट है P r वेक्टर की दूरी पे। मेरे को इस इस वॉल्यूम, ये क्या कहलाएगा मेरा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो है इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये मेरे को निकालना है। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछने लगे तो क्या होगा, तो क्या लिखोगे, एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम एज अ चार्ज contain per unit volume is called volume charge distribution। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अच्छा, तो जो है इस डेफिनेशन के हिसाब से जो है एक फॉर्मूला भी बनता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से क्या फॉर्मूला बैठता है, रो इक्वल्स टू में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मान लो कि ये छोटा सा मेरा सरफेस है, तो छोटा सा मेरा ये जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होगी, छोटी सी होगी। बेसिक सी बात है, अगर कोई मेरी छोटी सी मैग्नेट है, इत्तू सी खेलने वाली, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत थोड़ी सी होगी। और वहीं अगर मेरी एक बड़ी सी मैग्नेट है जो कि मेरी इंडस्ट्रियल यूज़ में आती है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी। सिंपल है, वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। अगर मेरा चार्ज छोटा सा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी होगी, वही हो रहा है। तो यहाँ पे मान लो कि मेरा छोटा सा चार्ज है dq, और ये जो है इस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और dv, ये हो गया। तो ये इसको मैंने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, सॉरी मैं अपने इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा था, ये होता है डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, तो वॉल्यूम अपॉन चार्ज अपॉन में वॉल्यूम हो गया मेरा, dq अपॉन में dv, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो यानी कि ये हो गया मेरा वॉल्यूम डेंसिटी कह लो, ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये मेरा हो गया चार्ज, और ये हो गया मेरा वॉल्यूम। इस एक्सप्रेशन से, इस यहाँ से जो है इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल लेता हूँ, dq निकाल लेता हूँ। dq इक्वल्स टू में रो dv, ये मेरे काम आएगा। इसको एक साइड में लिख लिया, ठीक है, रो dv। अब क्या करा मैंने, इसकी और क्या कर सकते हैं, ठीक है। पहले इस dq को यहाँ पे जो लिख लेना,
डी क्यू इक्वल्स टू में रो डी वी होता है। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को कुछ नहीं करना। मान लिया अब ये जो है ये लिया था मैंने हमने क्या लिया था, क्यूब लिया था ना यहाँ पे। तो इस क्यूब में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सॉल्व कर लिया कि रो इक्वल्स टू में डी क्यू अपॉन में डी वी है, यानी कि इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या हो रहा है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मेरे को मिल रहा है। अच्छा, तो फोर्स निकाल लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें फोर्स पता होना ज़रूरी है, तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिया कि फोर्स एफ वेक्टर, और इसको वॉल्यूम की वजह से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो है v लिख देता हूँ मैं, तो मैंने v लिख दिया। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस कौन कौन से हैं मेरे, एक तो Q नॉट है। यहाँ पे जो है हमें पता है कि जिस पॉइंट पे भी निकालना होता है हम वहाँ पे Q नॉट चार्ज रखा होता है हमारा, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो एक तो Q नॉट हो गया, और दूसरा जो है मेरा पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसको कैसे लिखोगे, तो पहले चलो लिख लेते हैं। एक मेरा Q ही मान लेता हूँ मैं, अभी इसको DQ मान लेता हूँ। DQ पहला चार्ज है मेरा DQ, और दूसरा चार्ज है मेरा Q नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया। अब क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो आर कैप भी लिखना पड़ेगा। ये हो गया। अब मेरे को जो है फोर्स निकालना है किस एक चार्ज की वजह से नहीं, पूरे चार्ज की वजह से। और जब हमें पूरे के लिए निकालना होता है तो हमें पता है हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं वो तो हमारी बाहर आ जाती हैं, उन सबको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये आगे Q नॉट मेरा कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरा कांस्टेंट है। अंदर बचेगा क्या, डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप, यही बचेगा मेरा। Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। और ये इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू कैसे कर रहे हैं हम, वॉल्यूम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा v लिख देते हैं इंटीग्रेशन के साइन के नीचे। ठीक है, ये हो गया मेरा v। ओके, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। मेरे को पता है डी क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखवाई थी, डी क्यू इक्वल्स टू में रो डी वी, इसी फॉर्म के लिए लिखवाई थी मैंने। तो यहाँ पे हम इसको लिख दिया Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में इंटीग्रेशन v, और डी क्यू कितना है हमारा, रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। ये हो गया मेरा। इसको जो है चाहे इक्वेशन 1 लिख लो, और यहाँ पे फिर लिख सकते हो कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये डेरिवेशन आपकी जो है बोर्ड के लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप एंट्रेंस के लिए जो है CUCT वगैरह के लिए अगर कर रहे हैं तो मेन आपको बस ध्यान रहना चाहिए कि क्या क्या कर रहे हैं। लास्ट का एक्सप्रेशन ज़रूर याद आना चाहिए। अभी समझ लो, क्योंकि अगर ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा तो उसको याद रखना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, मेरे को जो है अपना ये मिल गया कि मेरा वो कितना आएगा, मेरा ये कितना आएगा कि फोर्स ड्यू टू द वॉल्यूम कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। मेरे को क्या निकालनी है, फोर्स नहीं निकालना था, मेरे को निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी मेरे को। अब मेरे पास सब कुछ है फॉर्मूले की नीड के हिसाब से। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स वेक्टर अपॉन में Q नॉट, और जो है फोर्स वेक्टर कितना है, Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन v रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप, यही है, डिवाइडेड बाई Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में इंटीग्रेशन v रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पूरे सिस्टम की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये तो हो गया मेरा वॉल्यूम का। अब हम आ जाते हैं सरफेस पे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को याद रखना, यहाँ पे लिखते चले जाते हैं क्योंकि ये लास्ट में काम आएगा। वॉल्यूम की वजह से कितनी आई है, 1/4πε0 इंटू में रो dv अपॉन में r² इंटू में r कैप। अच्छा, सरफेस के लिए यहाँ लिखेंगे। तो सरफेस के लिए क्या करना है, जरा देखो यहाँ पे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो वही होगी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कह लो, डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड पर यूनिट एरिया, क्योंकि सरफेस है, सरफेस का एरिया होता है, पर यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ओके। देखो मैं जो बोलता हूँ उसको सुनते जरूर रहना करना, वरना हो सकता है कि आपको कोई वर्ड लिखा हुआ ना समझ में आए, क्योंकि मैं जल्दबाजी में लिखता हूँ तो हैंड राइटिंग मेरी सही नहीं आती है, तो तब आपको इजी रहेगा अगर आप सुनेंगे भी ध्यान से। तो जो है इसका डायग्राम अगर आपको बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाओगे। अब मेरा जो है सरफेस है, तो अब सरफेस है तो ऐसा बनता है। मान लो कि ये मेरा एक सरफेस है और इसकी वजह से इस P पॉइंट पे R वेक्टर की दूरी पे जहाँ पे टच चार्ज रखा है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मेरा वॉल्यूम जो था वो 3D था, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट पे वर्क करता था, और जो है सरफेस है ये मेरा 2D पे वर्क करता है। ठीक है, यानी कि 2 डायमेंशनल। यानी कि और भी सीधा कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा जो पूरा वाइट बोर्ड है इसके पूरे सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे पूरे में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो ये हो गया 2D सरफेस, ये हो गया मेरा 2D सरफेस। तो इसको जो है इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सिग्मा इक्वल्स टू, मैं मैथमेटिकली फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, सिग्मा इक्वल्स टू में चार्ज डी क्यू अपॉन में पर यूनिट एरिया, एरिया मान लो मैंने ले लिया ds। ठीक है, ये हो गया मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिग्मा को लिखते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हो गया मेरा चार्ज, ये हो गया मेरा एरिया। अच्छा, तो अब यहाँ से भी वही काम करना है, डी क्यू इक्वल्स टू में सिग्मा डी एस। अब यहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम लेके चलना है, कुछ अलग नहीं करना, जितना भी अलग था समझाने वाली चीज़ थी मैंने समझा दी। अब आपको पता है डी क्यू आपके पास आ गया है, फोर्स निकालो, फोर्स में ये वैल्यू डी क्यू की रखो, फोर्स की वैल्यू अरे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में रखो, सीधा मैं यहीं से वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पहला चार्ज मेरा यही रहेगा, दूसरा चार्ज मेरा ये क्यू नॉट ही रहेगा, पहला चार्ज डी क्यू ही रहेगा, सब कुछ सेम है। डी क्यू की यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, डी क्यू की यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, कितनी हो जाएगी, सिग्मा डी एस हो जाएगी। बस ये आ गया फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू में कितनी हो गई, 1/4πε0 इंटू में इंटीग्रेशन सरफेस से यहाँ पे ऐसे लिख दो, सरफेस सिग्मा डी एस अपॉन में r² इंटू में r कैप अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, आपके पास कितना आ गया, 1/4πε0 इंटू में सिग्मा डी एस अपॉन में r² इंटू में r कैप, यहाँ पे s लगा दो बस।
ये आ गया आपके पास 1/4πε0 एस सिग्मा डी एस अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। अच्छा, ये हो गया। अब तीसरे नंबर पे आते हैं अपने। तीसरा क्या है मेरा? थर्ड वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर नंबर थर्ड, ये जो है वन डायमेंशनल होता है। मैंने कह दिया कि ये मेरी एक ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन था, ये जो है पूरी इस तरह से इस पर पॉजिटिव चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड था, इससे इस पॉइंट पी पे आर वेक्टर की दूरी पे टेस्ट चार्ज रखा है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा से। लैम्डा इक्वल्स टू में डी क्यू अपॉन में डी एल। ये हो गया मेरा चार्ज, ये हो गई मेरी लेंथ, और ये हो गया मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, डी क्यू निकाल लो, डी क्यू इक्वल्स टू में लैम्डा डी एल। इसको इसमें पुट कर दो, क्या आ गया यहाँ पे? एफ वेक्टर ड्यू टू द सरफेस लीनियर लाइन इक्वल्स टू में क्यू नॉट अपॉन में 4πε0, यहाँ पे एल इंटीग्रेशन कितना है? लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, फोर्स वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट, फोर्स कितना है? क्यू नॉट अपॉन में 4πε0 इंटू में एल लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, 1/4πε0 इंटू में एल लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। यानी कि लेंथ की वजह से कितनी आ गई? 1/4πε0 इंटू में एल, यहाँ पे इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। समझने का खेल सिर्फ और सिर्फ यहीं तक था। फिर तीनों में सेम चीज़ करनी थी। डी क्यू जो भी आए उसको फोर्स में पुट कर दो, फोर्स जो आए उसको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दो, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। आपको वॉल्यूम की वजह से कितनी होगी वो मिल गया, सरफेस की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मिल गई, और लेंथ की वजह से कितनी होगी वो मिल गई। आपको जो है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जब तीनों चीज़ ये कॉन्टिन्यूस, मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूस किससे बनता है? इन तीनों से बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों की जो बनेगी नेट, वो भी इन तीनों की मिलेगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ई वॉल्यूम प्लस में ई कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी? सरफेस, प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर। 1/4πε0 तो कॉमन ही है, ये तो कॉमन ही है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लेके ये पुट कर दो, रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में सरफेस सिग्मा डी एस अपॉन में आर स्क्वायर, और जो है प्लस में लीनियर लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सिंगल भी आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम अगर हो तो कितनी होगी, सरफेस हो या लेंथ हो तो कितनी होगी, ये याद होंगे। तो इन सबको ऐड करके तो ये बना ही सकते हो कॉन्टिन्यूस के लिए। तो ये तो हो गया आपको कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिना किसी देरी के अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलने वाले हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल,
इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल. The pair of equal and opposite charges separated by very small distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको कहते हैं. अच्छा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो है अगर मैं वैसे समझाना चाहूँ कि जब इसमें जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल होने के लिए दोनों चार्जेस का अपोजिट होना ज़रूरी है. एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये भी बहुत कम होना चाहिए, वेरी स्मॉल डिस्टेंस. जब इक्वल भी हो, अपोजिट भी हो, ऐसे चार्जेस जिनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत कम हो, जब ऐसा कुछ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. ऐसा नहीं है कि ये 10 कूलम का है, ये 5 कूलम का है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और बहुत छोटे से डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कह देंगे. नहीं, दोनों को बराबर भी होना चाहिए. अगर ये 5 कूलम का है तो ये भी 5 कूलम का होना चाहिए. ये 15 का है तो इसको भी 15 का होना चाहिए. और अगर ये पॉजिटिव का है तो इसका नेगेटिव ही होना चाहिए. ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस भी कैसा होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए. एक टर्म आती है डाइपोल मोमेंट. इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसकी वैल्यू से हम पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हमारा वो कितना स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी वीकनेस कितनी है. यानी कि स्ट्रांग डाइपोल है या फिर एक बच्चा सा हल्का सा कम स्ट्रेंथ का है, क्या है वो है. तो और इसका जो है फॉर्मूला भी होता है हमारा. इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम पहले तो P से डिनोट करते हैं. P वेक्टर इक्वल्स टू Q इनटू में 2A वेक्टर. ठीक है, इसको हम जो है इससे डिनोट, ये हमारा फॉर्मूला होता है. P इक्वल्स टू में Q इनटू में 2A वेक्टर. और ये 2A क्या है समझो जरा. मान लो कि मैंने जो है एक यहाँ पे डाइपोल बनाया, ये है -Q और ये है मेरा +Q. ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 2A है. यानी कि अगर ये सेंटर है तो ये है मेरा A और ये है मेरा A. ये इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपनी एक शान है कि जो है इस टर्म्स में लिखा जाता है 2A. सेंटर तक A, सेंटर से यहाँ तक का A, टोटल डिस्टेंस 2A. यानी कि ये 2A वेक्टर लिख दिया मैंने यहाँ पे. ये जो है एक डाइपोल क्रिएट कर रहा है. ठीक, अब जो है ये हमने देख लिया डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उनकी क्या क्या हमारी कंडीशंस होती हैं कि कब हम किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस को डाइपोल कहेंगे, वो हमने देख लिया. इसका फॉर्मूला देख लिया P. ये हो गया P मेरा डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट ये मेरा चार्ज है Q, और 2A जो है डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस ऑफ डाइपोल, डिस्टेंस ऑफ डाइपोल. ये हो गया. ठीक है, ये हो गया मेरा 2A. यहाँ से ध्यान रखना. अब जो है मैं यहाँ से एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, वो ये है कि मेरे को जो है मैंने कहा था, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैल्यू में, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालनी होती है एक एक्सियल पे, एक जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे. वो इसी डाइपोल से निकलेगी. डाइपोल के एक पॉइंट पे हम एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे और एक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे.
ये अभी के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे वो हम वही एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है, कि किस तरह से हम एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और इक्वेटोरियल पे कैसे निकालते हैं। ओके, तब तक के लिए हम यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।